साथियों, लाइव आने के पीछे ये मकसद है कि सन 2014 में लोकसभा विधानसभा नांदेड़ का मैं प्रभारी था। राजरत्न अंबेडकर नांदेड़ लोकसभा के लिए चुनाव के लिए खड़े थे और तीसरे नंबर पर लीडिंग के तौर पर उनका नाम दर्ज है। बहुजन मुक्ति पार्टी के तरफ से वे चुनाव लड़ रहे थे। उस दरमियान अशोकराव चौहान और स्थानिक नेताओं के अंदर खलबली हुई। उसके बाद विधानसभा का चुनाव आया। संगठन ने मेरी वहां जिम्मेदारी लगाई। वो जो घटनाक्रम हो रहा था तब दैनिक मूल्यवासी नायक में उसकी डिटेल खबरें भी आ रही थी कि प्रशासन के द्वारा किस तरीके से रोकथाम किया जा रहा है। थोड़ी लापरवाही भी की गई संगठन की तरफ से। कोर्ट केस जो दर्ज करना था वो हो नहीं पाया। फिर विधानसभा का चुनाव आया और नांदेड़ में हम जब सभाएं करते थे तो पत्थरबाजी होती थी और एक जगह पर योजना बनाकर प्लानिंग करके हमारे ऊपर अटैक किया गया। हमारे साथ जो पदाधिकारी थे उनको जमीन पर पैरों तले कुचलना शुरू हुआ। मेरे ऊपर अटैक हुआ। उम्मीदवार को भी पत्थरबाजी की गई और हम बगल में ही जो पुलिस स्टेशन था वहां पर समूह के साथ गए कंप्लेंट करने के लिए। चुनाव अधिकारी कुछ समय के लिए थे और वो वहां से गायब हो गए। बाद में पता चला कि चुनाव आयोग जिलाधिकारी के अंडर ये मस्टरी होती है, वो वहां से गायब हो गए। पुलिस भी वहां पर नहीं थी। हम पुलिस थाने गए। राजरत्न अंबेडकर की नेक्स्ट सभा थी, वो दूसरी जगह गए कुछ लोगों को लेकर। मैं कंप्लेंट करने के लिए वहां गया तो उनको डीवाईएसपी कबाड़े और एसपी दाहिया इन लोगों ने प्लान करके हमारे साथियों को, हमारे साथ 2 महिलाएं थी, जबरन दबोच लिया, जुल्म जाति की जानवरों की तरह मारा। राजरत्न अंबेडकर आ गए, उनको भी पीटा गया, मारा गया और पूरी रात मारा गया। बहुत जुल्म हुआ और राजनीतिक महत्वाकांक्षा से हमारा सोशल पॉलिटिकल करियर बर्बाद करने के लिए हमारे ऊपर कई सारी धाराएं लगाई गई, जिसमें से एक धारा थी डकैती। उन्होंने मेरे मुंह पर कहा कि तुम प्रोफेसर कहते हो, तुम सारे एजुकेटेड हो। एक साथी हमारे 2 साथी इंजीनियर थे, 2 महिलाएं थी, बाकी लड़के पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम पढ़े लिखे लोग हो, अब तुम्हारा करियर मैं क्रिमिनल घोषित करता हूँ। और हमारे ऊपर दरोड़े ने डकैती की धाराएं लगाई और हमें 17 दिन जेल में ठुसाया गया। और वो 17 दिन 16 दिन बहुत ही मेरे जीवन के टर्निंग पॉइंट के दिन थे। मैं सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा था और बामसेब के इतिहास में भी ये पहली घटना थी जिसमें एक से ज़्यादा लोगों को जेल में डालना, ठुसाना और 16 दिन में जेल में रहा।
उस समय कई सारे लोग संगठन छोड़ के चले गए, क्योंकि वो उस समय जो मदद आनी चाहिए थी वो मदद नहीं आई। कई सारे लोग संगठन छोड़ के चले गए, मैं संगठन के साथ टिका रहा। दो 2014 से लेकर 2024 तक कोर्ट केस चलती रही। कई सारे साथियों को किराए के लिए पैसे नहीं होते थे, हमें भी कभी कभी छुट्टियां नहीं मिलती थी, मगर हमारे वकील साहब जो लिंगायत कम्युनिटी के हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट किया और नांदेड़ केस से हम रिहाई हुए। हमारे ऊपर पॉलिटिकल साजिश के तहत डकैती का कलंक था, कोई साधारण केस नहीं है। नांदेड़ केस से मैं बरी हो गया, मेरे साथी बरी हो गए। पिछले बार ऑर्डर आनी थी, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई नेक्स्ट डे में लाइव आने वाला था। तो जो नए साथी है, मेरे मित्र है देश विदेश के, वो कह रहे थे कि किस मैटर से आप रिहाई हुए, क्या मैटर है। इसके संदर्भ में मुझे जानकारी देना था, तो लोग मुझे पूछ रहे थे। तो ऑर्डर आ गई है, अब हम रिहा हो गए हैं। सार्वजनिक जीवन में, संगठन में रहते हुए मेरे ऊपर कई सारे केसेस थे, उसमें से कुछ केसेस से मैं रिहा हुआ। उसमें नंबर 1 की केस था 2014 की यह केस। मैं चुपचाप था। इस केस का 10 साल का केस का फीस देना चाहिए था। हमारे साथी ने माननीय मेश्राम जी को फ़ोन किया कि हम रिहा हो गए, 10 साल हम लोग थे, इसको फीस देना है वकील साहब को। तो उन्होंने कहा 10,000 रुपये दे दो। मेरे आंख में आंसू आ गए। साथियों, परसों के दिन मुझे संगठन से निकाल दिया गया है। मैं ये बोलने वाला नहीं था, मैं सुसाइड करने वाला था। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे फंसाया गया है, प्लानिंग करके फंसाया गया है। जो लोग संगठन छोड़ के चले गए थे, मैंने उनको आधार बनाकर पोस्ट किया था कि व्यक्तिवादी नहीं बनना चाहिए, उद्देश्य, संगठन, नेतृत्व, विचारधारा के साथ खड़ा होना चाहिए। माननीय ईशा मिश्रा मैडम ने पोस्ट किया कि जिसने आज श्रद्धांजलि दी है उसको कल के लिए एडवांस में श्रद्धांजलि। लोग मुझे फोन करने लगे कि मैडम आपके खिलाफ क्यों पोस्ट कर रही है। मैंने माननीय वामन मेश्राम जी को संपर्क किया, उनको ये बताया, तो उन्होंने कहा कि मैं तो सोशल मीडिया नहीं देखता हूं, इसलिए तुम सबूत के साथ कंप्लेंट करो। मैं देखता हूं, उसका सोशल मीडिया बंद करता हूं। हमें हमारे नेतृत्व पर यकीन था, विश्वास था। मैंने कंप्लेंट किया। उसके बाद क्या हुआ? मैं 4 महीने के लिए त्रिपिटक के छुट्टी पर था। मेरे पास कोई साधन नहीं, मैं एक गरीब घर का बच्चा हूं। 22 साल संगठन को लगाकर काम किया। ना दुश्मन मुझे खरीद सकता है और मैं दुश्मनों के द्वारा खरीदने नहीं दूंगा। अपने मिसेस को बचाने के लिए मेश्राम साहब ने
मेरा मानधन रोक दिया। अनिल कुमार माने को एक फर्जी इंक्वायरी लगाया। 22 साल में पहली बार मेरे ऊपर इंक्वायरी लगी कि अक्टूबर माह में इनके कहाँ पर प्रोग्राम हुए, कितना निधि आया। अकाउंट विभाग से पता चला कि मेरा मानधन रोक दिया गया है। मैंने मेश्राम जी को फोन किया कि मेरा मानधन क्यों रोका गया है। उन्होंने कहा अर्जी लिखो, अक्टूबर महीने का प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजो। मैंने प्रोग्रेस रिपोर्ट भेज दिया। अनिल कुमार माने का फर्जी रिपोर्ट उससे हवा में उड़ गया। आखिर में मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया गया कि काठमांडू में मैं विदाउट परमिशन गया हूं। मेरा शेड्यूल सचिवालय ने बनाया हुआ, उसमें काठमांडू का दौरा था। तो मैं हताश हो गया और मैंने कहा मैं इंडिया में आकर इसका जवाब दूंगा। मेरी आर्थिक दयनीय स्थिति है। मैंने जितने भी किताबें लिखी है, मैंने 1 रुपए का रॉयल्टी नहीं लिया है। मैं आगे जाकर बताऊंगा। अभी राष्ट्रीय अधिवेशन है, आप सभी लोग जुड़े रहो। 23 नवंबर को ही मुझे कहा गया कि तुम संगठन में नहीं रह सकते हो, बाहर ही रहो, अंदर आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा माइंड नेगेटिव हो गया है। थोरात मैडम जी ने अनिल कुमार माने को लेकर मुझसे नेगेटिव कमेंट किया था कि वो गड़बड़ कर रहा है। आप भी घर पर बैठे हो। तो मैडम को मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा मैं हूं, मगर ये किसी को बताना नहीं है। तो मेश्राम जी ने परसों मुझे लेटर में लिख के दिया, तुम सबको बता रहे हो मुझे संगठन छोड़ दिया है। माननीय वामन मेश्राम जी मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मैंने 22 साल संगठन के लिए समय लगाया। बहनचोद है, मादरचोद है, गालियां बकी। बाकी का एपिसोड मैं बाद में बताऊंगा। बचूंगा तो बाद में बताऊंगा। मैं पुलिस कंप्लेंट भी करने वाला हूं कि मेरी जान के लिए वामन मेश्राम जी के से धोखा है, क्योंकि मैं सच बताऊंगा। अधिवेशन होने के बाद वो फर्जी स्टोरी बताएंगे। साथियों, मेरा लाइफ बर्बाद हो गया है, मेरा फैमिली लाइफ बर्बाद हो गया है, मेरा सोशल लाइफ बर्बाद हो गया है और मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मैं संदर्भ के साथ बोल रहा था कि मैं नांदेड़ केस से रिहा हो गया हूं, बाइज्जत रिहा हो गया हूं। उस समय कुछ लोग चले गए थे, तब मैं हताश था, निराश था। मैं भी जा सकता था। मैं इस उम्मीद से टिका रहा कि हमारे साथ न्याय होगा, क्योंकि हमारे साथ जुल्म हुआ है। मैंने बैरक नंबर 6 ये किताब लिखी थी, जिसमें उस अत्याचार जुल्म का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। मैं नांदेड़ केस से रिहा हो गया हूं। नांदेड़ केस एक पॉलिटिकल केस था। उन अधिकारियों ने जो जुल्म किया, 2 महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया, इतना जुल्म किया कि इसकी हद है। मुस्लिम लड़कों को टेररिस्ट घोषित करने के लिए जिस ढंग से टॉर्चरिंग करते थे, मैंने पढ़ा था। वही स्थिति हमारे लोगों के साथ की गई थी। हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके वकील साहब को पैसा दिया है। भीख मांगेंगे। समाज में हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। फुले शाहू अंबेडकर की आइडियोलॉजी ही आरएसएस को, विदेशी ब्राह्मणों को जवाब दे सकती है। नांदेड़ केस में जो जुल्म हुआ वो बहुत डेंजर है, शब्द से बयान नहीं कर सकता हूं। जानवरों की तरह मारा गया। बहुत ज्यादा जुल्म ज्यादती की गई। और जो आरोप थे डकैती के, एक आरोप था कि पुलिस महिला का मंगलसूत्र तोड़ा।
डकैती के आरोप से हम रिहा हो गए, मुक्त हो गए हैं। आगे की जिंदगी भी फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा के लिए ही रहेगी। कहने के लिए नहीं है। हम वास्तव में दुश्मनों से लड़ते लड़ते मरेंगे। हमारा निर्धारित शत्रु ब्राह्मण है, विदेशी ब्राह्मण है। डीएनए के आधार पर प्रमाणित है। मगर विदेशी ब्राह्मणों से लड़ते लड़ते अपने ही लोगों का खून नहीं चूसना चाहिए, अपने ही लोगों की बलि नहीं देनी चाहिए, विश्वासघात नहीं करना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मेरे पास शब्द अब फूट नहीं रहे हैं। मगर मेरे खिलाफ जो भी अभियान चलाया जाएगा, मैं उनके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। मैं पूरा मुंह खोलूंगा तब। अभी मुझे कुछ मर्यादा है, मैं इंतजार में हूं। जय भीम, जय मूल निवासी।